गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास सिक्स का नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में हम लोग डील करेंगे ना क्या मौसा निकालने का तरीका होता है। मतलब क्या हम लोग डील करेंगे महत्तम समापवर्तक, ठीक है। उसको इंग्लिश और उसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए वो होता है मौसा। अगर इंग्लिश में बोला जाए वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको शॉर्ट में बोला जाए तो होता है HCF। तो मतलब हम आज लोग डील करेंगे हम लोग किस तरह से मौसा निकालते हैं, मतलब HCF निकालते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसका तीन मेथड होता है। एक होता है अपवर्तक मेथड, दूसरा होता है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, फिर तीसरा होता है एक भाग विधि द्वारा। तो एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि कितना मेथड डिस्कस कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो हम मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपना मेथड का नाम है, वो अपना मेथड बता दो कौन सा मेथड। उस मेथड का नाम है अपना क्या, अपवर्तक मेथड, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन में दे दिया गया कि 18 और 24 का आप मौसा ज्ञात करके दो मुझे। क्या क्वेश्चन में है कि 18 और 24 का मौसा ज्ञात करके मुझे दे दीजिए। तो अभी हम लोग डील कर रहे हैं ना वो है अपवर्तक। ये है कौन सा, अपवर्तक विधि। हम लोग अपवर्तक विधि पहला डील कर रहे हैं, पहला लिख लेना। ये अपवर्तक विधि हम लोग डील कर रहे हैं। अपवर्तक विधि में क्या होता है ना कि 18 और 24 का आपको मौसा ज्ञात करना है तो टेंशन नहीं लेना है। 18 के अपवर्तक लिख लो आप, 18 के अपवर्तक लिख लो। क्या क्या होगा बताओ, 1 2 3 6 9 18 लिख लो। अरे भाई अपवर्तक मतलब गुणनखंड लिख सकते हो ना भाई, वही गुणनखंड है। गुणनखंड जो नहीं निकालने के लिए जानते हो पहले का लेक्चर जाकर देखो। क्लास 6 में प्लेलिस्ट रखा है, चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे क्लास 6 का प्लेलिस्ट है, ठीक है। वहां से आप देख सकते हो, पहले गुणनखंड सीखो। क्योंकि मैं यार जब जैसे जैसे बढ़ते हो ना मैथ्स में तो पुराने वाली चीजों का यूज आता रहता है। तो आप वहां से देख लेना गुणनखंड किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो 18 का अपवर्तक निकालोगे तो अगर 1 2 3 6 9 18 होता है, ठीक है। फिर हमारा क्या है 24 का भी हम लोग अपवर्तक मस्त निकाले। तो 24 का जो अपवर्तक आ रहा है वो है मेरा 1 2 3 4 6 8 12 24। ये सब हमारा किसका अपवर्तक, 24 का। तो इन भैया ने बोला मौसा अगर आपको निकालना है अपवर्तक विधि से तो आपको क्या करना है कि सबको आप अकेले अकेले गुणनखंड रूप में तोड़ लीजिए। सबका मतलब गुणनखंड निकाल लिया, 18 गुणनखंड ये वाला, 24 गुणनखंड ये वाला। और जो इनमें से कॉमन रहेगा अपवर्तक वही हमारा मौसा होगा। मतलब इनका कहना है कि 18 और 24 में जो कॉमन रहेगा तो ऑब्वियसली जो कॉमन रहेगा तो चूज कर लेंगे, ठीक है। और उनमें से जो हमको बड़ा दिख जाएगा ना वही हमारा क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक, लिखा ना ग्रेटेस्ट, बड़ा, ठीक है। देखो अब ध्यान से, तो 18 और 24 की जब बात करते हो तो कॉमन कौन कौन सा आ रहा है, एक 1 आ रहा है, एक अपना 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, 6 इसमें भी 6 आ रहा है, 9 नहीं है इसमें, 18 भी नहीं है। मतलब क्या 1 2 3 6 ये अपना इसका सर्व अपवर्तक है, मतलब दोनों में कॉमन है 1 2 3 6। तो अब बहुत दिक्कत हो गया भाई कि सर इसमें तो 3 हमारा आ गया, सर 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 6 आया। तो टेंशन नहीं, क्या बात है, इन्हीं में से जो बड़ा होगा, गलत चेंज कर लेता हूं, इन्हीं में से जो बड़ा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा। इसमें सबसे बड़ा उभयनिष्ठ अपवर्तक 6 है, अतः महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 6। मतलब कुछ नहीं करना है, अगर मौसा आपको अपवर्तक विधि से निकालना है तो टेंशन नहीं लेना, 18 गुणनखंड तोड़ लेना, 24 गुणनखंड तोड़ लेना, दोनों का एक कॉमन जो कॉमन अपवर्तक होगा वो ले लेना। इनमें से जो बड़ा होगा वही आपका आंसर होगा महत्तम, मतलब मौसा हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप 28 30 का निकाल सकते हो, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 9 24 36 सब निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या क्या इसका मौसा आया। ये था अपना कौन सा मेथड, ये था अपना अपवर्तक मेथड, ठीक है। इसे मान लो 88 30 है तो क्या करोगे, 28 गुणनखंड निकालना, 30 से गुणनखंड निकालना, जो दोनों में कॉमन रहेगा वो उस गुणनखंड को लिख लेना, क्या क्या अपवर्तक उसको लिख लेना, और उनमें से जो हाईएस्ट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा। इसी तरह से 9 24 36 है 3 में, तो 9 का गुणनखंड लिख लेना, 24 से गुणनखंड लिख लेना और 36 से गुणनखंड लिख लेना। इन तीनों में से जो कॉमन होगा वो पहले कॉमन लिख लेना, और जो कॉमन जो लोग जो कॉमन अपवर्तक होगा उनमें से जो हाईएस्ट होगा, उनमें से जो अपना हाईएस्ट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा। ये अपना अपवर्तक विधि था। आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग अपवर्तक विधि से हम लोग महत्तम समापवर्तक मौसा निकालते हैं या HCF निकालते हैं, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गया कि इस प्रकार दो या अधिक संख्याओं का मौसा उन संख्याओं का महत्तम सबसे बड़ी उभयनिष्ठ अपवर्तक होता है, सिंपल। अब देखो ध्यान से, अब जो हम लोग सीखेंगे दूसरा मेथड। पहला मेथड क्या था बता दो, पहला मेथड था हम लोग का अपवर्तक मेथड या गुणनखंड आप बोल सकते हो। तो वो मेथड हम लोगों ने डील कर लिया है।
कुछ करना नहीं था, दोनों गुणनखंड निकालो, जो कॉमन आया और कॉमन में से जो बड़ा होगा वही हमारा मौसा होता है। लेकिन अब जो सेकेंड मेथड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला पढ़े अपवर्तक विधि, अब पढ़ने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग किस तरीके से महत्तम समापवर्तक मतलब मौसा निकालेंगे। ठीक है, देखो भाई, जैसे मान लो सीधा क्वेश्चन समझाता हूं, देखो जैसे मान लो 24 और 36 का मौसा निकालना है, किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहला रूल ये है कि अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको निकालना है ना, तो सबसे पहले आप 24 का अभाज्य गुणनखंड लिख लो, 36 का अभाज्य गुणनखंड लिख लो। अब अभाज्य गुणनखंड जिसको नहीं पता हो, क्लास 6 के प्लेलिस्ट में जाना, मैं पढ़ा रखा हूँ। मतलब जैसे मान बता भी देता हूँ, 24 का मुझे निकालना अभाज्य गुणनखंड, तो 24 का गुणनखंड ऐसे निकालना, दो से तोड़ देना, दो का दो, 2 से 12 हो गया, 2 छा के 12 हो गया, 2 तिया 6 होगा, 3 का 3 होगा। ठीक है, मतलब क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, देखो 3 गो 2 है, 1 गो 3 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, खत्म। अब बहुत बंदा बोलेगा सर एक क्यों नहीं लिए सर? देखो एक अभाज्य संख्या नहीं होता, ये कुछ नहीं होता है, ये अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या ये नहीं होता है, सीधा समझ लो। 2 से अभाज्य संख्या शुरू होता है। ठीक है, तो एक होता नहीं है, इसलिए एक को हम जैसे 24 को लिखते हैं ना, इसमें कभी नहीं तुमको मिलेगा 1 लिख दिया है, इंटू 1 कर लेगा, नहीं 1 नहीं लिखते, क्योंकि 1 अभाज्य संख्या नहीं है। और हम जो ये लोग को तोड़ रहे हैं, हम लोग अभाज्य गुणनखंड में तोड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते। ठीक है, ये चीज जूम कर लो क्या थोड़ा सा, रुको एक मिनट, देखो अब दिख रहा है ना, अब देखो तो 1 क्यों नहीं लिखा है समझ में आ रहा है। जैसे मान लो 28 है, 28 का आपको क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। मैं बोला था कि कभी भी अभाज्य गुणनखंड विधि की जब बात करते हो तो सबसे पहले दोनों का अभाज्य गुणन आप निकाल लो, 28 का भी निकाल लो। चलो निकाल के दिखा देता हूँ, ये भी देखो 2 से 14, 2 से 14, 7 का 7, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 7। अब देखो ध्यान से, जब आप अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लिए, क्या कर लिए? अभाज्य गुणनखंड सेपरेट का अलग अलग लोकल निकाल लिए, तो फिर आपको लेना होता कॉमन। जो कॉमन होकर के मल्टीप्लाई कर दोगे वही आपका क्या हो जाएगा बता दो? मौसा। मतलब इन दोनों में सब कॉमन देखो कौन कौन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कॉमन है, इसमें 2 है, इधर नहीं है, इधर 3 है, नहीं है। तो मतलब क्या 2 और 2 कॉमन है, मतलब 24 और 28 का जो सार्वगुणनखंड है 2 कॉमन है। ठीक है, तो बस सिंपली क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। सिंपली क्या करना है अभाज्य गुणनखंड विधि में, जो आप 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाले और 28 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, जो उनमें से कॉमन आया, जो आएगा कॉमन, उनको आप मस्त तरीके से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका मौसा हो जाएगा। ठीक है, तो और एक एग्जांपल देखो, ठीक है ना, दिख रहा है ना यार? अगर नहीं दिखा तो और थोड़ा सा बड़ा करता, रुको। जैसे देखो क्वेश्चन क्या है समझते रहना कि 24, 32, 36 का मौसा ज्ञात करना है किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। जैसे क्वेश्चन नहीं क्लियर कर दिया अभाज्य गुणनखंड विधि से, बस सिंपली क्या करना है, आपको सबका अभाज्य गुणनखंड निकालते चले जाना है। 24 का जब निकालोगे तो देखो 24 का 2 से 12 किया, फिर 2 से 6 किया, 2 तिया 6, फिर 3 का 3, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, मतलब क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, फिर जैसे 32 का निकाला, देखो ध्यान से 32 से क्या किया है कि 2 से 16, 2 से 18, 2 से 4, 2 जा 2, फिर 2 2 जा 1, 2 1 जा 2। ठीक है, फिर से इसको मल्टीप्लाई कर लेगा इतना दूर का, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 को मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 36 का निकाल लिए, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 9, 3 से 1। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लिए। मतलब आप कुल मिला के जब अभाज्य गुणनखंड विधि की बात कर रहे थे, उससे हमको मौसा निकालने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या किया कि सबका सेपरेट सेपरेट हम लोग ने मस्त अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। फिर अगला काम होता है कि कॉमन लो तीनों में, इसमें 2 2 2 2 ये वाला पार्ट कॉमन, 2 2 2 ये भी वाला पार्ट कॉमन चले गया, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, मतलब ये नहीं जाएगा, 3 इसमें है, 3 इसमें, इसमें नहीं है, मतलब इतना ही कॉमन रहेगा, मतलब 2, 2। तो कॉमन जो लिखोगे 24, 32 और 36 जो सर्व अभाज्य गुणनखंड जो है ये कॉमन है, तो वो क्या है अपना 2, 2। सिंपली मैं बताया था, मस्त आपका सबका सेपरेट निकाल लिए, मस्त कॉमन ले लिए, और जो कॉमन आ गया उसको मस्त मल्टीप्लाई करके आप मौसा निकाल लोगे। क्लियर है? ठीक है, देखो अब जैसे मान लो कि 8 और 15 का मौसा निकालना है, मान लो आपको निकालना किस मेथड से? अभाज्य गुणनखंड विधि मेथड से। चलो निकाल लो भाई। जो 8 का अभाज्य गुणनखंड करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और जो 15 का अभाज्य गुणनखंड करोगे 3 इंटू 5। तो एक चीज देख लो कि इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है, इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है, ना ही इसमें 2 है, इसमें भी 2 नहीं है, मतलब कोई कॉमन है ही नहीं। इट मीन्स क्या
कि अगर अभाज्य गुणनखंड से निकाल रहे हैं, इसमें से कोई तो कॉमन आ रहा है, लेकिन एक सिंगल एक है जो हम लोग का इसमें कॉमन है, क्योंकि इसमें गुना 1 लिख सकते हो, इसमें गुना 1 लिख सकते हो। एक्चुअली हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो गुना 1 नहीं लिखते, याद रखो, लेकिन कर तो सकते हैं ना। अगर 1 से इसको भी मल्टीप्लाई कर तो यही रहेगा, और 1 से इसको भी मल्टीप्लाई कर तो यही रहेगा, मतलब 1 कॉमन है बस। इन गुणनखंडों में एक को छोड़कर कोई अन्य सार गुणनखंड नहीं है, इसलिए 8 और 15 का मौसो 1 होगा। क्लियर हो गया? मतलब कोई भी चीज अगर गुणनखंड कॉमन नहीं आ रहा है तो समझ लो ऑब्वियसली एक इसमें भी होगा, एक इसमें भी होगा, तो ऑब्वियसली एक इसमें भी होगा और एक इसमें भी होगा, तो ऑब्वियसली कौन सा हमारा कॉमन है? एक कॉमन होगा। ठीक है, तो देखो ये सब क्वेश्चन मुझे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। टोटल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, टोटल ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? देखो अब ध्यान से, तो आप 2 मेथड सीख लियो। कौन कौन मेथड सीख लियो बता दो जल्दी से। आप लोग मेथड सीख लियो क्या? सबसे पहला मेथड क्या था बता दो। सबसे पहला मेथड अपवर्तक मेथड, दूसरा मेथड था क्या हम लोग का अभाज्य गुणनखंड विधि मेथड, तीसरा मेथड आ रहा है भाग विधि मेथड। ये समझना ध्यान से, बहुत अच्छा है, देखो ध्यान से। तो अब का सीन होने जा रहा है ना, जो अब का विधि देखेंगे ना वो है अपना महत्तम समापवर्तक विधि। ठीक है, ये तो निकालना ही है महत्तम समापवर्तक, और विधि का नाम है भाग विधि। ठीक है, भाग विधि आज डील करेंगे, सीखेंगे किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं क्या है सीन। देखो, 12 और 32 का मौसो भाग विधि द्वारा प्राप्त कीजिए आप। यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ, कुछ मत कीजिए, जो बड़ा है उसमें छोटा सा आप डिवाइड कर दीजिए। मतलब कैसे डिवाइड करना है यहां से समझो। 12 ये 32, तो 12 दूना 24, कितना घटा हुआ तो 8 बचेगा। तो 8 में किसे 8 से डिवाइड करना है किसको? ये जो भी यहां लिखा रहेगा भाजक यहां पे डाल देना। फिर देखो 8 का 8, फिर 4, फिर ये 8 उठा के यहां डाल लो, फिर 4 दूना 8, यहाँ पे 0। ठीक है, तो इनका कहना यह है कि जो लास्ट का भाजक है ना, जो लास्ट का विभाजक है, जो भाग दे रहा है, लास्ट का विभाजक कौन सा? यही 4 है। जो लास्ट का विभाजक होता है उसे ही हम लोग मौसा बोल देते हैं। यहाँ पे लास्ट के विभाजक क्या है? 4, हमारा मौसा क्या हो जाएगा? 4। क्लियर? वही लिखा हुआ है कि अंतिम विभाजक जिससे भाज्य पूर्णतः विभाजित हो जाता है दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, इसे एक दो क्वेश्चन क्या है, 120, 380, 160 का मौसो भाग विधि द्वारा निकालिए। ऐसे तो 3 मेथड है, अपवर्तक विधि से निकाल सकते हो, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, लेकिन जो भाग विधि है, जो भाग विधि है उसका हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जो भाग विधि उनका कहना क्या है कि अगर भैया 2 तो ठीक था, 2 में तो सिंपल सा था कि एक दूसरे को डिवाइड कर दो, मतलब जो छोटा वाला है उसको बड़े वाले में मस्त बड़े वाले को डिवाइड कर दो, और टेंशन मतलब भाजक को डिवाइड करते चले जाओ। जो लास्ट का भाजक होता था, जो लास्ट का विभाजक होता था, वही हमारा मौसा होता था। तो सर लेकिन 3 वाले में क्या करेंगे? 3 वाले में सर कब किसको किससे डिवाइड करेंगे? तो रूल ये है, समझिएगा, कि सबसे पहले आप 2 को कंसिडर कीजिए। इसको भूल जाइए, अभी इसको भूल जाइए, है ही नहीं। पहले आप किसी 2 का आप मौसा निकालिए। जैसे मान लीजिए 120 और 380 का मुझे मौसा निकालना है, तो मस्त 380 में 120 से डिवाइड दिए, 120 गुना 3, 360 तो 20 बचा। फिर इस विभाजक को यहां से यहां उठा के डाले, फिर 20 से 120 0 हो गया, तो लास्ट के विभाजक हमारा कितना है? 20। तो अगर 120 और 380 का अगर मौसा पूछा जाए तो हम क्या बोल देंगे? सर 20 है इसका मौसा। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गया। अब बोलता है कि ये जो दोनों का मौसा आया 20, ये 20 और ये जो बचा हुआ था 60, ये दोनों का आप मौसा निकाल दीजिए। अब ये जो दोनों का मौसा आएगा वही हमारा फाइनल मौसा होगा। जैसे मान लो 20 और 160 का मौसा कैसे निकालोगे? 160 में 20 से डिवाइड करोगे, 0 हो गया, मतलब लास्ट का भाजक कितना हो गया? 20। तो अतः जो हमारा फाइनल मौसा होगा वो हमारा कितना होगा? 20। मतलब 3 संख्याओं का रूल यही है कि पहले आप 2 का मौसा निकाल लीजिए, और जो 2 का मौसा आएगा, जो 2 का मौसा आएगा उसको, और जो बच गया संख्या उसका मौसा निकाल लीजिए, और ये जो फाइनल आएगा इसका मौसा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया? जैसे मान लो स्टेप भी वही लिखा हो, 3 संख्याओं का मौसा ज्ञात करने की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले किसी 2 का मौसा प्राप्त कीजिए, जो 2 का मान आप निकाल लो। फिर जो 1 में जो प्राप्त मौसा होगा, इन दोनों में से जो मौसा प्राप्त होगा, फिर जो तीसरी संख्या बची रह जाएगी उनका मौसा प्राप्त कर लीजिए। ये जो मौसा प्राप्त होगा, 2 में प्राप्त मौसा 3 दी हुई संख्याओं का उभयनिष्ठ मौसा होगा, जैसा कि मैंने उदाहरण में आपको बता दिया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
क्वेश्चन क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें यदि 280 1245 को भाग करे तो क्रमशः 4 और 3 शेष बचेंगे। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे यदि अगर हम उसको 280 और 1245 को उससे अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा कह रहा है कि 4 और 3 शेष बचे। सिंपल सी एक बात बताओ, कि शेष बच रहा है इट मींस क्या है कि मतलब पूरा पूरा ये उस संख्या से 280 और 1245 डिविजिबल नहीं है। अगर भाई डिविजिबल रहता तो ये शेष थोड़े बचता। तो हम लोग क्या करते हैं, इस शेष को घटा देते हैं। मतलब 280 में से 4 घटा देते हैं और 1250 में से 3 घटा देते हैं। ये मतलब जो शेषफल लगा उसको घटाने का मतलब क्या होगा कि ये पूरा का पूरा डिविजल होगा इससे, इस संख्या से, और ये भी पूरा का पूरा डिविजल होगा इस संख्या से। ठीक है, वही चीज देखो यहाँ लिखा हुआ है। जब कोई संख्या 280 को विभाजित करती है तो शेष 4 बचता है। अतः 280 माइनस 4 276 उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो मैं शेष को ही घटा दिया, मतलब जो 4 हम लोग को बच रहा था उस चीज को हम लोग घटा दिए। मींस क्या है कि अब वो जो संख्या है मतलब 276 जो है, जो बड़ी संख्या ये ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, उससे ये पक्का पक्का विभाजित होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो, जैसे मान लो कि ये 1245 लिखा है क्या, ये सॉरी यहाँ से समझ लो ना, ये समझ लो 1245 है, ये मान लो। ठीक है, तो 1245 में 3 शेष बच रहा था। तो हम लोग ने क्या किया कि जो 1245 था उसमें से हम लोग 3 माइनस कर लिए। कितना हो गया बताओ, 1242। ये 1242 है, ठीक है, गलत लिखा हुआ। ठीक है, 1242 हो गया, 1245 में 3 गया तो 1242 हो गया। मतलब ये भी हमारा पूर्णतः विभाजित होगा। मतलब अगर बात करो कि 276 1242 ये दोनों अब जो ये संख्या होगी उससे पूर्णतः विभाजित है, ये चीज तो श्योर हो गया। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है आपको। तो मैं बताया था ना, HCF का नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना, अब क्या करना पड़ेगा, ये जो संख्या ये 276 और जो 1242 आया, इन दोनों का HCF निकाल लो। यही जो संख्या देगी वही उसका एक बड़ा संख्या होगा, सबसे बड़ी संख्या होगी। उससे अगर आप मस्त डिवाइड करोगे तो काम हो जाएगा। मतलब समझ लो कि 276 और 1400 इकाई दाई सैकड़ा हजार 1442 को का मौसम अगर निकाल लेते हो, वही हमारी संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी। तो निकाल लेते हैं, सिंपल से फॉर्मूला, डिवाइड करना है, कर दिए। तो ये बच्चा, इससे अब जो यहाँ पे रहेगा भाजक उसको उसमें डिवाइड करो, हो गया 0। तो बस ये जो 138 दिख रहा है यही हमारा क्या होगा, मौसम। मतलब ये 138 से वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे, यही 138 हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या, जिससे हम लोग मस्त डिवाइड करके ये सब जो लिखा हुआ वो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा उभयनिष्ठ संख्या कितनी हो जाएगी, 138। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ये देखो एक और क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। एक गोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वालों की संख्या क्रमशः इतना 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 है। उनके बैठने के लिए कम से कम कितने कमरे चाहिए यदि प्रत्येक कमरे में एक ही विषय के व्यक्ति बैठे हैं और उनकी संख्या भी समान है। देखो सिंपल सी बात है, कह रहा है कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित भाग लेने संख्या कितना इतना इतना है सब। भाई ठीक है, चलो उनके बैठने के लिए कम से कम कितने कमरे चाहिए, कम से कम कितने कमरे चाहिए यदि प्रत्येक कमरे में एक ही विषय के व्यक्ति बैठे हैं और उनकी संख्या भी समान है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो 60, 84 और 108 है, इनका हम लोग मौसम निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, जब प्रत्येक कमरे में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या 60, 84, 108 का हम लोग मौसम निकालते हैं। तो मौसम निकाले कैसे भी निकाल सकते हो, अपवर्तक विधि से भी निकाल सकते हो अपन, अब भाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो और भाग विधि से भी निकाल सकते हो। भाग विधि से कैसे करोगे बताओ, इससे मान लो ये दोनों मान लो कंसिडर कर लोगे, ये दोनों को मस्त डिवाइड करके, जैसे 60 से 84 को डिवाइड करोगे मान लो, तो 60 का 60 हो जाएगा, कितना बचेगा बताओ, 4 24। फिर 24 से डिवाइड किसको कर दोगे बता दो, 24 से डिवाइड कर दोगे 60 को, सॉरी 24 डिवाइड कर दोगे 60 को, तो 24 दूना 48। यहां से बता दो, देखो जैसे मान लो 60 84 है, ले लो 60 और 84 है। ठीक है, 60 और 84 डिवाइड करते हैं अपन, 84 को 60 से डिवाइड करते हैं, 60 का 60 हो गया, 4 24 बच गया। ठीक है, क्लियर है। 24 फिर 60 से इसमें डिवाइड कर दो, 24 का 24, 24 दूना 48, 24 के 72, तो 10 में से 8 गया तो 2, तो 12 हो गया। 48 तो 58 तो 12, फिर 12 को मस्त 24 से डिवाइड करो, इसमें डिवाइड करो तो 12 दूना 24। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे शेषफल 0 आ रहा है। मतलब ये जो लास्ट विभाजक है 12,
यही हमारा क्या हो जाएगा, मौसम। ठीक है, मतलब अब 12 ये दोनों का मौसम हो गया। फिर 12 और 108 का निकालो, फिर 12 को 108 में डिवाइड करो तो देखो ध्यान से क्या होता है, अगर 12 को 9 से गुना करो, 9 दूना 18 के 8, 8 में 1, नक्का 9 1 10, मतलब 12 को अगर 9 से डिवाइड करते हो तो 108 हो जाता, 0 0 हो जाता। मतलब ये जो अविभाजक बच गया 12, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल मौसम हो जाएगा। देखो मौसम में कितना है, देखो 12 आया। मतलब किसी भी विधि से, तीनों विधि से निकालो तो आंसर सेम आएगा, आप किसी भी विधि से निकाल सकते हो। तो फाइनल आपको ये समझ में आ गया कि हमारा मौसम 12 है। मौसम 12 का मतलब क्या हुआ, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक कमरे में बैठने वाले की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 12, क्योंकि नाम ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे, दैट इज लोएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बताएगा कि प्रत्येक कमरे में बैठने वाले की मिनिमम संख्या कितनी हो सकती है। लेकिन ये हम लोग मौसम पढ़ रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ रहे हैं, तो ये बताएगा प्रत्येक कमरे में बैठने वाले की अधिकतम संख्या कितनी है। ठीक है, तो नाम ही हाईएस्ट, ऑब्वियसली अधिकतम दिखाएगा, कितना कितना लोग बैठ सकता है एक कमरे में, तो 12 लोग। अब क्वेश्चन क्या था समझ लो, क्या कि उनमें बैठने के लिए कम से कम कितने कमरे चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बैठा हुआ है, प्रत्येक कमरे में बैठने की अधिकतम संख्या 12 बंदा है। ठीक है, तो प्रत्येक कमरे में एक ही विषय के व्यक्ति बैठे हैं, उनके संख्या भी समान है। मतलब समझ लो कि प्रत्येक कमरे में बैठने वाले की अधिकतम संख्या 12 है। और टोटल अगर देखो कि जो बंदे हैं हिंदी अंग्रेजी गणित वाले वो कितने हैं, 60 84 108। अगर ये तीनों को जोड़ करके, अगर हम अधिकतम संख्या जिसमें बैठ रहे हैं उससे अगर डिवाइड कर दे तो एक चीज तो श्योर हो गया कि हमको कमरे की संख्या निकल जाएगी। वही किया है कि प्रत्येक कमरे में बैठने वाले की संख्या 12 है। मतलब हम क्या किए ना कि टोटल बंदे को जोड़ लिए कि टोटल कितना बंदा हमारे पास। ठीक है, टोटल हमारे पास बंदा कितना है, 60 प्लस 84 प्लस 108, और हमको जो अधिकतम प्रत्येक कमरे में से बैठ सकता है तो वो है अपना 12। उस 12 से हम लोग मस्त डिवाइड किए तो हम लोग कितना आंसर गया, 21। मतलब हमको भैया 21 कमरा चाहिए मस्त इन लोग को बिठाने के लिए। तो कभी भी याद रखना, कभी भी अगर मौसम निकालते हो तो हमेशा वो एक अधिकतम वैल्यू दिखाता है। जैसे कमरे की बात किया तो कमरे में बैठे अधिकतम संख्या, समझ में आ रहा है ना। ये सब चीजें, जैसे मान लो कि ढेर सारा पक्षी है, मान लो पक्षी है और पिंजरा की बात कर रहा है, तो हम लोग वहां बोलेंगे कि पिंजरे में बैठने वाली पक्षियों की अधिकतम संख्या, समझ रहे हो ना। तो ये चीज होता है मौसम का, ये एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया ये तीनों मेथड किस तरीके से डील करता है। ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये टोटल आप लोग को बना के लाना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और यार मजा आया हो ना, जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करने का फायदा ये है कि मैं जो वीडियो डालूंगा डायरेक्ट आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, और ये देखो कि टोटल आपको सॉल्व करना है बहुत अच्छे तरीके से, हर चीज बता, 3 कल बता दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तीनों मेथड से आपको बना लेना है, बहुत अच्छे से आपको हर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आप सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उसको बता देंगे। ठीक है।